हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और वो किस तरह से बनाई जाती हैं, उनके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे, उनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे फ्लो चार्ट की मदद से, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, प्रोग्राम्स यानी कि उनको सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बेहतरीन लेक्चर हो सकता है आपके लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स के बारे में समझने से पहले हमें इस वर्ड यानी कि नेस्टेड के बारे में समझना होगा। नेस्टेड के बारे में समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको इंट्यूशन देना चाहूंगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल है और फिर उसके बाद हमारे पास उसके बाहर भी एक और सर्किल है। फिर मान लीजिए कि हमारे पास उसके बाहर भी एक और सर्किल। अब बहुत ही समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि मैंने 3 सर्किल्स बनाए। आप इनको 3 बाउंड्रीज की तरह समझिए। यहाँ पर सबसे पहला सर्किल है, उसके बाद दूसरा सर्किल जो उसके बाहर है, उसके बाद तीसरा सर्किल जो सबसे बाहर है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे इनर सर्किल में अगर आपको पहुंचना हो तो आप क्या करोगे? आप यहां कहीं पर बाहर खड़े हुए हो और आपको इस सबसे इनर सर्किल में पहुंचना हो, आप कैसे पहुंचोगे? आप कहोगे सिंपल है, पहले सर्किल को क्रॉस करेंगे, दूसरे सर्किल को क्रॉस करेंगे, फिर तीसरे सर्किल में एंटर कर जाएंगे, यही कहोगे। हमने कहा ठीक है, समझ में आ रही है तुम्हारी बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां पे खड़े हुए हो, कहां पर? बाहर खड़े हुए हो, एकदम बाहर आउटर पे हो एकदम की तीनों सर्किल की बाउंड्री के बाहर। मैंने कहा सेकंड सर्किल में अगर पहुंचना हो तो क्या करोगे? कहोगे कुछ नहीं, बड़ा ही आसान रहा ये तो। फर्स्ट सर्किल को क्रॉस करेंगे और जैसे ही पहला सर्किल क्रॉस कर लेंगे हम सेकंड सर्किल के अंदर एंटर कर जाएंगे, यानी सेकंड सर्किल को क्रॉस करते हुए। तो ये बात भी समझ में आ जाती। मैंने कहा कि सिर्फ फर्स्ट सर्किल के अंदर अगर तुम्हें घुसना हो तो कैसे घुसोगे? कहोगे कुछ नहीं, फर्स्ट सर्किल को क्रॉस करेंगे और घुस जाएंगे। ठीक, यही कहानी होती है नेस्टेड की। अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि यहाँ पर 3 सर्किल हैं, पहला, उसके बाहर वाला दूसरा और उसके बाहर वाला तीसरा, यहां पर ये तीनों सर्किल आपस में नेस्टेड हैं। नेस्टेड होने का क्या मतलब है कि नेस्टेड होने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको सबसे अंदर वाले सर्किल पे पहुंचना है उसके लिए आपको बाहर के सारे सर्किल को पार करते हुए इस सर्किल में आना होगा। अगर आप बाहर के किसी भी सर्किल पे फंस जाते हो और आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो, आप सबसे इनर वाले सर्किल पे नहीं पहुंच सकते हो। सिंपल सी बात। इसी तरह से यहां पर अगर आपको सेकंड वाले सर्किल पे पहुंचना है यानी इस पोजीशन पर, तो आपको एटलीस्ट बाहर का पहला सर्किल क्रॉस करके दूसरे सर्किल के अंदर एंटर करना ही होगा, वरना आप पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? अगर आपको पहले सर्किल के एंटर करना है तो आपको पहले सर्किल की जो वॉल है उसको क्रॉस करना ही होगा, वरना आप नहीं एंटर कर सकते हो। यही कहानी होती है नेस्टेड की कि एक कोई बड़ी सी चीज है बाहर आउटर में, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर और कुछ है। यही है सिंपल सा फंडा नेस्टेड वर्ड का। इस सर्किल के एग्जाम्पल से आपको नेस्टेड वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये सर्किल का एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका काम होने वाला है, मैं बार बार इसको डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल समझाते वक्त। तो अब समझने की कोशिश करते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स को अगर समझना है तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। When an if-else statement is placed inside the body of another if-else statement, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? जब हम एक if-else statement के अंदर एक और if-else statement को डाल दें, ठीक उसी तरह जैसे अभी मैंने एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल डाला, दूसरे सर्किल के अंदर तीसरा सर्किल डाला, ठीक उसी तरह से एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक और इफ एल्स स्टेटमेंट डाल देते हो, यही वो पोजीशन है, यही वो सिचुएशन है कि जहां पर आपने एक नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब आप कहां कहां पर डाल सकते हो वो समझने की जरूरत है। हम सबसे पहले या तो इफ ब्लॉक में डाल सकते हैं एक इफ एल्स को, ठीक है, क्योंकि बाहर एक इफ एल्स होगा, बाहर एक इफ एल्स होगा। आप या तो इफ ब्लॉक में एक इफ एल्स को डाल सकते हो, या तो एल्स ब्लॉक में डाल सकते हो, या तो दोनों में डाल सकते हो। ये 3 तरीके होंगे नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को बनाने का। समझ में आ गई बात? इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल सी बात इनकी यही है। अगर आप एक सिंपल सा सादा सा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराओ, एल्स
अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओ, बात खत्म करो। यह है एक सिंपल सा इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स क्या करता है, कहता नहीं नहीं अभी यहां पे बात नहीं रोकेंगे। अगर बाहर वाली कंडीशन सही हो गई और इफ ब्लॉक में आ चुके हो तो अब सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट कराओगे, अब एक और इफ एल्स ब्लॉक में फंसोगे, एक और इफ एल्स ब्लॉक में आओगे, फिर से इफ कंडीशन कुछ चेक होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग काम होगा। और अगर वहां से कूद करके किसी तरह से इफ की कंडीशन फॉल्स हुई बाहर वाले की और पहुंचे एल्स में, तो एल्स में भी आओगे तो सिंपल स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट कराओगे, वो भी कहेगा नहीं अब अंदर भी तुम्हें एक और इफ एल्स मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शनल होता है, या तो इफ ब्लॉक में देखोगे या तो एल्स ब्लॉक में देखोगे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी कि जहां दोनों में देखोगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही सिंपल सा फंडा क्या है, नेस्टेड इफ एल्स का है। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल सा मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है वोटिंग एलिजिबिलिटी का, ठीक है। क्यों ये एग्जाम्पल लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये बात करी हुई है कि किसी भी पर्सन को अगर वोट करना है तो दो मेन कंडीशंस हैं जो उसके हवाले से चेक की जाती हैं। सबसे पहली चीज सिटीजन है या नहीं, दूसरी चीज उसकी एज को चेक किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कोई बंदा वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके लिए अगर इन दो कंडीशंस के बेसिस पर यानी सिटीजन और एज के बेसिस पर अगर एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बनाना हो तो वो फ्रेमवर्क कैसा होगा? आप ये कहोगे इफ अगर पर्सन इज सिटीजन, ठीक है। फिर अगर ये ट्रू होता है तो फिर आप एक और चीज चेक करोगे कि इफ अगर ये चीज ट्रू होती है तो आप एक और चीज चेक करोगे कि इफ पर्सन्स एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये चीज आप चेक करोगे, ठीक है। समझ गए? अगर ये चीज भी ट्रू हो जाती है तो फिर जाकर के आप कहोगे यू कैन वोट। समझ में आ गई बात? अब अगर आप आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ने के बाद कहते हो इफ पर्सन इज नॉट सिटीजन, अगर इफ पर्सन इज सिटीजन वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एल्स वाली कहलाती है। समझ में आ गई बात? अब आप खुद सोचो, अगर कोई पर्सन सिटीजन ही नहीं है तो आप क्या ये चेक करना चाहोगे कि उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं? नहीं चेक करना चाहोगे, क्योंकि प्रिंसिपल कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन जो होती है एक पर्सन के वोट करने के लिए वो यही होती है कि उसे उस कंट्री का सिटीजन होना चाहिए। अगर वो पर्सन सिटीजन ही नहीं है तो आप क्यों ही उसकी एज वगैरह चेक करने लगे, क्यों ही वेरीफाई करोगे? आप कहोगे जाओ भाई, सिटीजन ही नहीं हो तो क्यों ही तुम्हें वोट देना है, तुम दे ही नहीं सकते, बात ही खत्म है। तो एल्स में आते ही आप क्या कहोगे? एल्स में आते ही आप कहोगे यू कैन नॉट वोट। सिंपल सी बात है। एक चीज यहां पर रह गई, वो ये है कि जब यहां पर फर्स्ट वाले केस में जब पर्सन सिटीजन था तो अंदर आकर के हमने चेक किया इफ पर्सन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हमने कहा यू कैन वोट। लेकिन क्या हो अगर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 18, लेस देन 18 है, तो भी तो एक और ब्लॉक लगता है ना। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, एक चीज होती है यहां पर जिसे हम एल्स ब्लॉक कहते हैं। तो उसमें क्या प्रिंट करा दोगे आप? उसमें कह दोगे एल्स में कि अगर पर्सन की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो क्योंकि वो सिटीजन ऑफ कंट्री था लेकिन अब उसकी एज हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करती है, हमारे रूल्स के मुताबिक उसकी एज नहीं है, तो फिर तो भी वो वोट नहीं कर सकता, तो हम कह देंगे यू कैन नॉट वोट। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी बात थी। सिंपल सा एग्जांपल लिया, वोटिंग एलिजिबिलिटी। आप वोट दे सकते हो या नहीं, कोई पर्सन वोट दे सकता है नहीं, दो कंडीशन था, सिटीजन और एज। सिटीजन है तो दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक और चीज हम चेक करना चाहेंगे, एज उसकी, यानी एडल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज हम चेक करना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो आप जाकर क्या कहोगे, फिर चेक करोगे इफ पर्सन इज सिटीजन। अगर सिटीजन है तो फिर आप एक और चीज चेक करोगे कि उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं। अगर ऐसा है तो आप कहोगे हाँ वोट कर सकते हो। अगर एज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ना हुई तो आप कहोगे वोट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सन सिटीजन ही नहीं है तो हम एज बिना चेक किए कह देंगे कि आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप सिटीजन ही नहीं हो। ठीक है, यही एक सिंपल सा एग्जांपल है यहां पर नेस्टेड इफ एल्स का, कि जहां पर आपने देखा बाहर एक कंडीशन थी जो ये चेक कर रहा था कि पर्सन सिटीजन है या नहीं, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अंदर जाने पर भी एक और कंडीशन चेक होती है कि अगर पर्सन की एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है या नहीं। तो एक कंडीशन के ट्रू हो जाने पर अंदर जाने पर कुछ नॉर्मल सी स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट हो रही, बल्कि एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है वहां पर, जो कि एक इफ एल्स ब्लॉक यहां पर है। और यही केस हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कहलाता है, कि जहां एक कंडीशन फुलफिल करने के बाद सीधे रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, बल्कि अंदर एक और कंडीशन आपका इंतजार कर रही है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, तब जाकर के आपकी बात कुछ हो सकती है। और बुरा तब हो सकता है कि जब उस इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स हो, ऐसा हो सकता है।
सिंपल सी बात है। आपको समझ में आ गया नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कहानी क्या थी, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब फटाफट से सिंटैक्स के बारे में देखते हैं, यानी कि कोड के अंदर हमें किस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को कोड में लिखना है और कैसे चीजें लिखनी होंगी वो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर फटाफट से नेस्टेड इफ एल्स के सिंटैक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारा आउटर इफ ब्लॉक है, जहां पर मैंने लिखा इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपनी सबसे पहली कंडीशन यानी प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी कि कोई ऐसी कंडीशन होती है ना हर सिनेरियो में कि अगर ये नहीं सही हुई, मतलब प्राइमरी सबसे पहली कंडीशन यही नहीं सही हुई तो हमें कुछ नहीं चेक करना है, सब कुछ खत्म करो, बाहर में जाओ, सब कुछ खत्म करो, बात खत्म हो गई। जैसे हमारे वोटिंग एलिजिबिलिटी के एग्जाम्पल में क्या था, सिटीजन नहीं है तो हटाओ, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन नंबर 1, देन हम ब्रेसेस ओपन करते हैं और लास्ट में जाकर के इस ब्रेस को क्लोज करते हैं, जिससे हमारा एक आउटर इफ का ब्लॉक डिफाइन हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब इस इफ ब्लॉक में आमतौर पे आपने क्या देखा था, तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती थी, लेकिन अब जब आपने अंदर आकर के देखा तो अंदर आकर के आप देखते हो कि एक और इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है पहले से, जो कि आप देखो तो एक सिंपल सा इफ एल्स ब्लॉक है और कुछ नहीं, कि जहां पर इफ लिखा हुआ है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर उसके लिए कोई कंडीशन है जो इवैल्यूएट होगी, उसके बाद ब्रेसेस ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं, जिससे इस कंडीशन 2 वाले इफ का एक ब्लॉक रेडी होता है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट 1 है, यानी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो तब एग्जीक्यूट होंगी जब कंडीशन नंबर 2 ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे ये कहना सिर्फ सही होगा कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पर तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन नंबर 2 ट्रू हो जाएगी? नहीं, ये कहना ज्यादा सही होगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन 1 भी ट्रू हो जाए, कंडीशन 1 भी ट्रू हो जाए और कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू हो जाए, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 तब तक चेक नहीं होगी जब तक कंडीशन नंबर 1 ट्रू ना हो जाए। क्यों? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 अगर गलती से फॉल्स हो गई तो हम सीधे पहुंचेंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, हमें फेंक दिया जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हम अंदर आ ही नहीं पाएंगे तो कंडीशन नंबर 2 क्या ही इवैल्यूएट होगी। समझ गए? अगर कंडीशन नंबर 2 फॉल्स हो जाती, इन दैट केस हमारे पास एक एल्स ब्लॉक यहाँ पर मौजूद होगा जो इसके अंदर की लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दी जाएंगी। अगर कंडीशन नंबर 1 ही यहाँ पर फॉल्स हो जाए, अगर कंडीशन नंबर 1 जो है हमारी यही यहाँ पर फॉल्स हो जाए, तो हमको सीधे उठा करके एल्स ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। और एल्स ब्लॉक में, यानी जिसे हम आउटर एल्स ब्लॉक यहाँ पर कह रहे हैं, जिसका ये स्कोप डिफाइंड है, ये ब्लॉक डिफाइंड है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक छोटा सा इफ एल्स कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, जो कि बड़ा ही मासूम सा है। क्या करता है? कुछ नहीं, चेक करता है इफ कंडीशन 3, यानी कि अगर कंडीशन नंबर 3 ट्रू हो गई हो तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट करा दो, अगर वो भी फॉल्स हो गई हो तो स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट करा दो, बात यहां पर खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ सिंपल सा सिंटैक्स था नेस्टेड इफ एल्स का। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जबकि हमने सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स देख लिया है तो हम फटाफट से इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है जो एकदम आउटर वाले इफ ब्लॉक में लिखी हुई होती है, जो आउटर इफ की कंडीशन होती है। ये कंडीशन किसकी होती है? ये हमारी आउटर इफ की कंडीशन होती है, सबसे बाहर वाले की। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम चले जाते हैं अपने इफ ब्लॉक में। तो ये जो हमारा एरिया हम देख रहे हैं ये हमारा आउटर इफ ब्लॉक का एरिया है। किसका एरिया है? आउटर इफ ब्लॉक का, बाहर वाले इफ ब्लॉक का है, क्योंकि उसके अंदर भी एक नेस्टेड उसके अंदर भी एक इफ एल्स लिखा हुआ है। तो यहां पर इस तरह का फ्लो चार्ट आप देखते हो जहां पर कंडीशन नंबर 2 इवैल्यूएट होती है, चेक करी जाती है। अगर कंडीशन नंबर 2 ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी ये हमारा इनर इफ ब्लॉक होता है, अंदर वाला इफ ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो जाता है अगर ये कंडीशन नंबर 2 ट्रू हो जाती है। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन नंबर 2 तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करा दी जाती है, जो हमारा मेनली क्या होता है? इनर एल्स ब्लॉक होता है, अंदर वाला एल्स ब्लॉक। और ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा हमारा आउटर इफ ब्लॉक का पार्ट था, आउटर इफ ब्लॉक का पार्ट था। इतनी बात समझ में आ गई? अब करेस्पॉन्डिंगली ऑन दी कॉन्ट्ररी हमारे पास क्या है? एक आउटर एल्स ब्लॉक भी मौजूद है। भाई आउटर में इफ है तो एक आउटर एल्स ब्लॉक भी हमारे पास यहाँ पर है। वो कब एग्जीक्यूट होगा? वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी प्राइमरी कंडीशन यानी आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहां पर आते हैं, क्योंकि आउटर एल्स ब्लॉक के अंदर
अंदर भी एक छोटा सा कंडीशनल लिखा हुआ था इफ एल्स, तो वहां पर भी एक और कंडीशन चेक होती, कंडीशन नंबर 3। अगर वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट करा दी जाती है और आगे से होकर के हम बाहर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या होगा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट नंबर 3 आमतौर पे हमारा क्या है, ये भी हमारा इनर इफ ब्लॉक है जो कि आउटर एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा गया। समझ में आ गया। और अगर कंडीशन नंबर 3 फॉल्स हो जाती है तो हमें पहुंचा दिया जाता है स्टेटमेंट नंबर 4 के पास, जो कि हमारा इनर एल्स ब्लॉक होता है। अगर फॉल्स हो जाए तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे 4 रास्ते हैं इस पूरी नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर का। 4 पाथ यहाँ पर होंगे कि जहां से ये होकर के गुजर सकता है, यानी इसका कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हमने पढ़ा हुआ था कि स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, वो यहाँ पे 4 रास्तों से होकर के निकल सकती है। 4 यूनिक रास्ते हैं इस फ्लो चार्ट के लिए खास करके। कैसे, कंडीशन 1 पर आए, ट्रू हुई, आगे बढ़े, कंडीशन नंबर 2 को चेक किया, अगर वो भी ट्रू हो गई, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कराया और बाहर हो लिए। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है कंडीशन नंबर 1 पर आए, ट्रू हुई, कंडीशन नंबर 2 को इवेलुएट कराया, फॉल्स हुई, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट कराया, बाहर निकल लिए। दूसरा रास्ता, दूसरा यूनिक पाथ। तीसरा यूनिक पाथ क्या है, कंडीशन नंबर 1 पर आए, अब फॉल्स हो गई तो कंडीशन नंबर 3 पे आए, वो ट्रू हो गई और स्टेटमेंट नंबर 3 को एग्जीक्यूट कराया और बाहर हो लिए। तीसरा यूनिक पाथ। चौथा यूनिक पाथ क्या है, कंडीशन नंबर 1 पर आए, फॉल्स हुई, कंडीशन नंबर 3 पर आए, फॉल्स हुई, स्टेटमेंट नंबर 4 को एग्जीक्यूट कराया और बाहर हो लिए। ठीक है, ये सिंपल सा 4 पाथ था इसके अंदर। ये पाथ और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर कि हमने कितना नेस्टेड इफ एल्स बनाया है। यानी एक आउटर इफ है, उसके अंदर एक सिंपल सा इफ एल्स है, तो ये वाला कहानी हो जाएगी। अगर उसके अंदर भी एक और इफ एल्स ब्लॉक डाल देते हो तो फिर कहानी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पाथ इंक्रीज होते जाएंगे, रास्ते बढ़ते जाएंगे, और किस मैनर में बढ़ेंगे, हायरार्कियल मैनर में बनेंगे, कि जहां पर ऊपर वाली चीजों पे डिपेंड करेगी कि नीचे वाली चीज होनी है या नहीं होनी है। जैसा कि अगर आप देखें, कंडीशन नंबर 1 अगर ट्रू हो जाती है तो इधर का पूरा पार्ट फॉल्स वाला स्किप हो जाता है, सारा मामला यहां पर आ जाता है। कुछ इसी तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप कि समझ में वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स को समझ लिया, यानी उसकी डेफिनेशन को समझ लिया कि होता क्या है, उसके सिंटैक्स के बारे में समझ लिया, कि एग्जाम्पल की मदद से हमने उसकी पूरी कहानी को भी समझ लिया कि किस तरह से वो काम करेगा, फ्लो चार्ट की मदद से हमने उसकी वर्किंग को भी समझ लिया है, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जितनी थियोरेटिकली हमें चीजें जाननी चाहिए थी वो सारी बातें हमने समझ ली है। अब प्रैक्टिकली हम कोड करके भी समझ लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स को किस तरह से लिखना है, और कुछ 2 एग्जाम्पल्स यानी कि 2 प्रोग्राम्स कर लेते हैं ताकि आपकी नेस्टेड इफ एल्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाए यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पर वो क्या है, कहता है एक्सेप्ट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन सा प्रोग्राम है, मजा आएगा करने में, क्योंकि ये चीज आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ भी चुके हो, और इतनी पढ़ी चीज अगर आप इंप्लीमेंट करोगे यहाँ पर करोगे कोड में तो मजा तो आना ही। तो क्या कह रहा है प्रोग्राम, ढंग से पढ़िए थोड़ा सा। एक्सेप्ट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, वो हमें पता है, तो वो तीनों एंगल आपको यूजर से लेने, यानी उसकी मेजरमेंट कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, वो आपको क्या करना है, इनपुट में लेना है। उसके बाद क्या करना है, एंड चेक वेदर इट इज एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड और ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ये बात आपको चेक करके बतानी है। क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है ऐसा जो 3 एंगल्स, ट्राइंगल के 3 एंगल को इनपुट ले, और फिर उन तीनों एंगल को कुछ इस तरह से इवेलुएट करे, चेक करे, जिसके चेक करने के बाद वो ये बता सके कि वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड है या फिर राइट एंगल्ड है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, ये बता सके। एक्यूट एंगल्ड का फंडा बड़ा सिंपल सा है, आपको भी पता है कि ट्राइंगल होता है और एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होंगे। अगर तीनों के तीनों एंगल, अगर ऑल एंगल्स आर एक्यूट, सिंपल सी बात, 3 एंगल है, तीनों के तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल हैं तो वो तीनों के तीनों अगर एक्यूट एंगल होते हैं तभी उसी केस में उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 2 एक्यूट है तीसरा एक्यूट ना हो तो वो एक्यूट कहलाएगा, नहीं, तीनों के तीनों का एक्यूट होना जरूरी होता है। दूसरा केस है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल का, एटलीस्ट एक एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी होता है।
एटलीस्ट एक एंगल का। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है वो ट्राइंगल राइट एंगल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है? ऑब्ट्यूज एंगल का भी एक सिंपल सा फंडा है कि एटलीस्ट एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होना चाहिए। एक भी एंगल अगर ऑब्ट्यूज दिख जाता है उठा करके उसे क्या बोल दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल दो। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप सिंपल इफ स्टेटमेंट्स का, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, इफ एल्स इफ लैडर का, तीनों तरीके से आप इस प्रोग्राम को टैकल कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप करो इस चीज को, तीनों चीजों से टैकल। बट फिलहाल इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ और सिर्फ इसे नेस्टेड इफ एल्स के मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से कोड के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से हम इसे कोड कर पाएंगे। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से एक नई क्लास बनाते हैं, एंगल ट्राइंगल क्लासीफायर, और यहाँ पर इसे हम ओके कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम क्लास बन के रेडी है। क्लास का नाम है एंगल ट्राइंगल क्लासीफायर, और पुराना सारा कोड रिमूव करते हैं और हम फटाफट से लिखते हैं पब्लिक क्लास एंगल ट्राइंगल क्लासीफायर। देन हम अपना मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क। उसके बाद ये यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम फटाफट से यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3 एंगल लेने हैं तो हम बना लेते हैं INT एंगल 1, या फिर A, B और C ले लेते हैं, A, B, C। ये हमने 3 एंगल ले लिए हैं, डिक्लेयर यहाँ पर कर दिए हैं 3 वेरिएबल। लेकिन बाहर यूजर से इनपुट लेना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट स्कैनर करना होगा ताकि स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना सके। तो मैंने लिखा इंपोर्ट java.util.scanner, और स्कैनर क्लास आ चुकी है। स्कैनर क्लास अगर आ चुकी तो हम फटाफट से अब यहाँ पर सबसे पहले ये पुराना हटा देते हैं, स्कैनर क्लास को बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इज इक्वल, और हमने इसे अपनी इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन प्रोवाइड करा दी। ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम कुछ मैसेज डिस्प्ले कराते हैं जहां पर हम कहेंगे कि भैया हमको एंगल्स बताओ। तो हमने कहा system.out.print और हमने कहा कि एंटर एंगल 1, ठीक है, तो वो एंगल 1 डाल देगा। इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से पहले जब एंगल 1 बाहर से जब ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो वो एंगल इनपुट कराएगा। उसके लिए एक वेरिएबल यहाँ बनाते हैं INT A इज इक्वल टू, A नहीं A1 कर लेते हैं ताकि एंगल लगे। एंगल 1 इज इक्वल टू यानी A1 इज इक्वल टू, हम कहेंगे SC, स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट ले लो तो हम कहेंगे SC.next int, समझ गए, आ गया इनपुट। अब सेम चीज को हम फटाफट से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं 2 बार और, क्योंकि हमें 3 एंगल चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पर एंगल 1 को चेंज करके एंगल 2 कर दिया, वेरिएबल A1 को चेंज करके A2 कर दिया, क्योंकि सेम प्रोग्राम में आप 2 सेम नाम के वेरिएबल नहीं रख सकते हो। एंगल 3 कर दिया और A1 को चेंज करके A3 कर दिया, कोई एरर नहीं आ रही, समझ में आ गई बात। इनपुट का काम हमारा हो चुका है। अब जबकि हमने इनपुट ले लिया है तो अब हम मेन अपना क्लासीफायर का लॉजिक लिखेंगे कि कैसे क्लासीफाई करने वाला है। तो क्लासीफायर के लॉजिक को लिखने के लिए हमें ये सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि हम ये काम नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करने कैसे वाले। ये प्रोग्राम बड़े ही आसानी से नेस्टेड इफ एल्स किसी भी तरह के इफ एल्स स्ट्रक्चर से हो सकता है, लेकिन अब क्लासीफायर के लॉजिक को लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले हम ये भी तो वैलिडेट करेंगे, ये भी तो चेक करेंगे, कंफर्म करना चाहेंगे कि यूजर ने जो तीनों एंगल्स डाले हैं वो वैलिड एंगल्स हैं भी या नहीं किसी ट्राइंगल के। हो सकता है यूजर तीनों को 180 डाल दे और 90 डाल दे तीनों एंगल, और हमने किसी एक नंबर को 90 चेक करके देख लिया और हमने फटाफट से कह दिया कि हाँ भाई एक एंगल मुझे 90 डिग्री मिल गया और मैंने कह दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो गलत होगा ना, क्योंकि बाकी 2 नहीं हो सकते 90 डिग्री। तो वो वाला जो चेक है वो हमको लगाना पड़ेगा। अब वो काम कैसे होने वाला है वो बड़ी यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हमें एक सबसे पहली बात ये मालूम है कि तीनों एंगल का जो सम आता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। तो सबसे पहला चेक हम वो लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि वैलिड एंगल्स डाले हैं या नहीं। लेकिन एक और चेक है, वो क्या है? एक और चेक ये भी है कि तीनों के तीनों एंगल ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए और 0 भी नहीं होने चाहिए, बल्कि 0 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का कोई भी एंगल 0 तो नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसा है तो फिर वो ट्राइंगल बन सकता है, तो फिर वैलिड एंगल्स होंगे। और इतना चेक लगाने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि तीनों के तीनों जो एंगल हैं उसमें से कोई या तो तीनों के तीनों एक्यूट होंगे यानी लेस देन 90 डिग्री होंगे, या तो कोई 2 एक्यूट होंगे, एक उसमें से 90 डिग्री होगा, बस हमें उसे ढूंढना होगा, या तो 2 एक्यूट होंगे और कोई एक ऑब्ट्यूज होगा, बस हमें उसे ढूंढना होगा। क्योंकि हमने चेक लगा दिया है ऑलरेडी,
चेक लगाने का ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक बन जाएगा, फिर दिमाग हो जाएगा ख़राब। तो ज़्यादा आसान तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ a1 प्लस a2, या सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ a1 इज ग्रेटर देन 0, लॉजिकल एंड यूज किया, देन मैंने चेक किया इफ़ a2 इज ग्रेटर देन 0, फिर से एंड लगाया, लॉजिकल एंड, ताकि चीज़ें कंटिन्यूएशन में चले, और मैंने कहा a3 इज ग्रेटर देन 0। मैंने एंड यूज किया। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल 1 भी 0 से बड़ा हो, एंगल 2 भी 0 से बड़ा हो और एंगल 3 भी 0 से बड़ा, तो ही फिर ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर अंदर आकर के एक और कंडीशन लिखूंगा, और वो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ ज़रा देखिएगा। मैंने लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, कि a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू, यानी डबल इक्वल टू, जो कि इक्वालिटी होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर मैंने यहाँ पैरेंथेसिस बंद किया, ये इफ को बंद किया, क्लोज किया, और ये मेरे ब्रेसेस ओपन होते हैं, और मैंने एंटर दबा दिया और मेरा इफ ब्लॉक रेडी हो। अब मैंने एक बेसिक सा चेक यहाँ पर लगा दिया कि तीनों एंगल ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए और तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने ऑपरेटर्स का और वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए, लिटरल्स कांस्टेंट का यूज़ करते हुए एक सिंपल सी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी, जिससे ये चेक हो जाएगा कि तीनों एंगल ग्रेटर दैन 0 है या नहीं, और साथ ही साथ तीनों एंगल का सम 180 है या नहीं। ये सारी बातें, चारों कंडीशन सही होनी चाहिए। पहला एंगल 0 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, दूसरा एंगल भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तीसरा एंगल भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और तीनों एंगल का सम 180 भी होना चाहिए। ये सारी बातें चेक होंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वैलिड एंगल्स हमको बात समझ में आएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए एक करस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक लिख देते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब आपने इनवैलिड एंगल्स दिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट से प्रिंट करा दूंगा system.out.println, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल्स आर इनवैलिड। आपने इनवैलिड एंगल्स डाले हैं, वैलिड एंगल्स नहीं है। और अब क्योंकि हमने वैलिडिटी इफ में चेक कर ली है, और अगर वैलिड हुए तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही हम क्या करेंगे, अब अंदर आके हमें 3 चीज़ों के लिए चेक लगानी है, ठीक है। 3 चीज़ों के लिए नहीं, सबसे बेसिक लेवल से सोचते हैं। हमें 3 तरह के ट्राइंगल में क्लासीफाई करना है, या तो वो एक्यूट एंगल्ड होगा, या तो वो राइट एंगल्ड होगा, या तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगा। अब क्योंकि एंगल की वैलिडिटी मैंने पहले ही चेक कर ली, सारे के सारे एंगल्स वैलिड है, तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि तीनों के तीनों एक्यूट होंगे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि 2 एंगल एक्यूट होंगे, तीसरा राइट एंगल होगा। तीसरा सिनेरियो क्या है कि 2 एक्यूट होंगे, तीसरा ऑब्ट्यूज होगा। और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि तीनों एंगल में से कोई सा भी 90 डिग्री हो सकता है, और ऑब्ट्यूज में भी यही दिक्कत है कि तीनों एंगल में से कोई सा भी 180 डिग्री हो सकता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब सिंपल सी बात हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंपल सी बात हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम एक्यूट का चेक लगाएंगे। हम कहेंगे इफ a1, बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ a1 यानी एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री। ये चेक क्या बताएगा, ये इतनी सी पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई कंडीशन एक एंगल को चेक करेगा कि वो एक्यूट है या नहीं है। तो सेम चीज मैं आगे कॉपी करता हूं, और फिर मैं लिखता हूं लॉजिकल एंड। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले एंगल को मत चेक करो, दूसरे को भी चेक करो। तो मैंने लिख दिया a2 इज ग्रेटर देन 0 एंड a2 इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। सिर्फ 2 को मत चेक करो, एंड तीसरे को भी चेक करो। तो मैंने लिख दिया a3 इज ग्रेटर देन 0 एंड a3 इज लेस देन 90 डिग्री। अब तीनों एंगल के लिए यहां पर मैंने चेक लगा दिया। सबसे पहला चेक एंगल 1 के लिए, एंगल 2 के लिए और एंगल 3 के लिए, और तीनों चेक यहाँ पर एक ही चीज चेक कर रहे हैं कि तीनों एंगल एक्यूट हैं या नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि तीनों के तीनों एंगल यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल है। और अगर तीनों के तीनों एक्यूट हो चुके हैं, इसका मतलब ये किस तरह का ट्राइंगल है, तो हम फटाफट से प्रिंट करा देंगे system.out.println एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ गए बात? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब अगर ये इफ फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल के एंगल्स हमें दिए गए हैं, ये ट्राइंगल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अच्छा, नहीं है, तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो राइट एंगल्ड होगा या तो वो ऑब्ट्यूज होगा। तो अब हम राइट के लिए चेक लगा लेते हैं कि राइट एंगल है या नहीं है, और राइट नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्ट्यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 ही तरह के होते ही हैं।
तो हम इस इफ के फॉल्स हो जाने के बाद इस एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आने के बाद हम एक छोटा सा इफ लगाएंगे जो चेक करेगा एंगल्स को राइट होने के लिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल का सिंपल सा फंडा है, तीनों एंगल में से कोई एक ही 90 डिग्री होगा, कोई एक, है ना, और तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या लिखा जाए, ऐसे केसेस में हम लिखते हैं A1 डबल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल 190 डिग्री है, और A2 डबल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दूसरा एंगल 90 डिग्री है, और लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और क्या कहता है, कोई एक भी सही होगा तो सही कर दूंगा, तो इसमें सबके 90 होने की कोई जरूरत नहीं है, और सब 90 हो भी नहीं सकते यहां पर, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर चेक लगा रखा है। वो चेक अगर ट्रू हो गया तो फिर वो चांसेस भी नहीं। तो A3 डबल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 भी 90 डिग्री हो गया, समझ में आ गई बात। अगर A1 यानी एंगल 190 डिग्री है, या फिर एंगल 2, या फिर कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री, या फिर तीसरा एंगल 90 डिग्री, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक तो 90 डिग्री होगा। और अगर तीनों में से कोई एक भी 90 डिग्री नहीं हुआ, इसका मतलब तीनों में से कोई एक है जो ऑब्ट्यूज है। क्यों? क्योंकि एक्यूट के लिए तो चेक हम ऑलरेडी ऊपर लगा चुके हैं, अगर एक्यूट वाला सीन होता तो यहां तक पहुंचते ही नहीं हम, ठीक है। अब हम यहां पर प्रिंट करा देंगे system.out.println, और हम इस बार लिखवा देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, बढ़िया भाई। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि हम राइट एंगल का चेक भी फेल कर जाते हैं, तो पक्की बात है अब एक्यूट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो क्या है, वो ऑब्ट्यूज है। तो हम कह देंगे system.out.println, और हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, और इस तरह से हमारा एक परफेक्ट लॉजिक, क्लासिफायर लॉजिक बन जाता है, जो ये क्लासिफाई कर देगा कि आपने जो 3 एंगल्स दिए हैं उस 3 एंगल के बेसिस पर वो बता देगा कि आपका ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो अब फटाफट से हम यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज भी कर देते हैं, sc.close, ठीक है, और हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने शुरुआत में क्या किया, हमने सबसे पहले तीनों एंगल के इनपुट ले लिए, जो कि बहुत ही आसान सा काम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर मेन समझने वाली यहाँ पे बात थी जो हम नेस्टेड इफ को समझना चाहते थे। अब सवाल ये, यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। सबसे पहला इफ जो आउटर इफ है वो ये रहा पूरा बड़ा सा, उसके बाद उसका छोटा सा एल्स है। आउटर इफ ये चेक करता है, आउटर इफ ये चेक करता है, उसकी कंडीशंस क्या चेक करती हैं कि एंगल्स आर वैलिड और नॉट। वैलिड कैसे चेक करता है कि तीनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और तीनों का सम 180 होना चाहिए। अगर वैलिड है तो फिर वो अंदर एक और नेस्टेड इफ एल्स लेकर के आता है। हमने यहाँ पे 3 लेवल हायरार्की वाला यूज किया है नेस्टेड इफ एल्स, सिर्फ 2 लेवल का नहीं, 3 लेवल का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ सबसे पहला वाला इफ आता है जो आउटर इफ, सेकंड आउटर इफ जिसे कहेंगे, वो चेक करता है एक्यूट के लिए, और अगर एक्यूट है तो एक्यूट प्रिंट करा देता है, और अगर एक्यूट नहीं है तो हम आ जाते हैं एल्स ब्लॉक में। अब एल्स ब्लॉक में भी क्योंकि हमारे पास सिंगल ऑल्टरनेटिव नहीं था, 2 चीजें थी, वो राइट भी हो सकता था, ऑब्ट्यूज भी हो सकता था, तो हमने एक और कंडीशन लगा दी चेक करने के लिए, क्या राइट हो, अगर राइट हो तो राइट प्रिंट करा दो, अदरवाइज ऑब्ट्यूज प्रिंट करा दो, क्योंकि तब हमारे पास फिर राइट भी नहीं है तो फिर एक ही बचा कि वो ऑब्ट्यूज ही है, पक्की बात है। अब हम अपने लॉजिक को चेक कराते हैं, रन कराते हैं और देखते हैं कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम की वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो हमारी बदतमीजियों को झेल पाता है या नहीं झेल पाता है। मैंने सबसे पहला एंगल दे दिया -2, दूसरा एंगल दे दिया -3, तीसरा एंगल दे दिया -4। फौरन कहता है एंगल्स आर इनवैलिड। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एंगल मैंने उठा करके नेगेटिव दे दिए थे और वो नहीं हो सकते, ठीक है, काट दिया। राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, फिर से एक और रन कराते हैं। एंगल 1 दे दिया मैंने 60 डिग्री, एंगल 2 दे दिया 30 डिग्री, एंड एंगल 3 मैंने दे दिया 0 डिग्री। तो भी कहता है एंगल्स आर इनवैलिड, क्योंकि कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता था, वो भी हमने चेक लगाया था, बढ़िया। राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाए। तीसरा होता है तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 180 होने के लिए तो फिर हम देते हैं, इस बार हमने कहा एक एंगल है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री और तीसरा भी है 60 डिग्री। कहता है एंगल्स आर इनवैलिड। अब क्यों इनवैलिड बोला? अब तो ग्रेटर देन 0 भी दिए, कोई भी एंगल 0 नहीं था। क्यों? क्योंकि सम 180 नहीं था। 60 + 30 इज 90 एंड 90 + 60 इज 150, तो सम 180 नहीं आया, इस वजह से इसने कहा इनवैलिड है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी सारी बदतमीजियों को झेल रहा है, तो इसका मतलब कि हम मजबूर हैं कि हम सही नंबर्स दें, ठीक है।
अब हम सही नंबर्स देते हैं। मैंने कहा पहला एंगल है 60, दूसरा है 30 और तीसरा है 90 और फौरन कहता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि अगर हम चेक करें तीनों एंगल ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसमें से एक 90 डिग्री भी है और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री भी है। भाई 60 + 30 90 एंड 90 + 90 इज 180, तो वैलिडिटी तो चेक हो गई। फिर वो चेक करता है, उसे एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल 90 मिलता है, फौरन कह देता है भैया आपका एक एंगल 90 है इसमें, तो हम कहेंगे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने सिर्फ सारे एंगल को 90 के लिए चेक किया, एक्यूट के लिए चेक ही नहीं किया कि बाकी दो एक्यूट होंगे कि नहीं, क्योंकि हमने वैलिडिटी लगा दी है तो वो दो एक्यूट होने ही होने, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। तीसरा चेक करते हैं, एक और रन कराते हैं, इस बार एक्यूट के लिए। मैंने कहा एक एंगल है भैया 75 डिग्री, दूसरा है 25 डिग्री, तो ये मिलजुल करके हो जाता है 100 एंड देन फिर मैंने लिखा 80 डिग्री। तो कहता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आपके तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल्ड हैं, तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री वाले। बढ़िया भाई, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, एक और रन कराते हैं ऑप्टियूज के लिए। मैंने कहा एक एंगल भैया 120 डिग्री, एक एंगल जो है वो है 30 डिग्री और एक और जो एंगल है वो भी क्या है 30 डिग्री। तो इसने कहा आपका एंगल जो है वो है ऑप्टियूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आपका एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा है, बाकी दोनों तो एक्यूट होंगे ही, आप मजबूर हो डालने में क्योंकि मैंने चेक लगा रखा है। तो हमारा जो लॉजिक ये था एंगल ट्राइंगल क्लासीफायर का, जो कि हमने नेस्टेड इफ एल्स की मदद से किया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक इफ एल्स का एक्स्ट्रा आया, यानी 3 लेवल पर हुआ। एक सबसे पहले बाहर वाला ये इफ एल्स, फिर अंदर वाला सेकेंड लेवल पर ये इफ एल्स एंड देन तीसरा जो लेवल है वो एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। तो 3 लेवल पर हमने देखा, लेकिन ये नेस्टेड इफ एल्स का एक प्रॉपर एग्जाम्पल था। अब जो दूसरा प्रोग्राम हमें देखना है वो बड़ा ही आसान सा है। चेक इफ अ पर्सन कैन वोट बेस्ड ऑन एज एंड सिटीजनशिप। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इस बेसिस पर कि पर्सन वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस बेसिस पर, उसकी एज क्या है और उसकी सिटीजनशिप क्या है, जो हम पूरा शुरुआत से एग्जाम्पल लेते हुए आ रहे हैं, बस वही ये कोड है। तो ये थोड़ा ईजी होने वाला है। पहला वाला प्रोग्राम थोड़ा सा घुमाने वाला हो गया था, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर, मजा आया होगा। बट सेकंड वाला देखते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर, और ब्लूजे विंडो पर हमने फटाफट से एक नई क्लास बना ली। और नई क्लास नहीं बनाते, बल्कि एक काम करते हैं, हमारे पास पहले से एक क्लास यहाँ पर होगी वोटिंग एलिजिबिलिटी की, क्योंकि हमने पहले भी इसे कर रखा है। तो हमारे पास ये क्लास है जिसका नाम है कैन वोट, जो हमने पहले से वोटिंग पे लगा रखा था, बना रखा था सिंपल इफ स्टेटमेंट से। लेकिन अब क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फटाफट से स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा लेते हैं। मैंने कहा इंपोर्ट java.util.scanner, और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुकी है। फटाफट से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, अपनी इनपुट स्ट्रीम दे दी ताकि इनपुट ले सके। उसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से एंटर कंट्री, या मैं सिंपल से सवाल पूछता हूँ आर यू अ सिटीजन, क्या आप एक सिटीजन हो? या तो यस या तो नो में आंसर ये देगा। ठीक है, और फिर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ सिटीजन नाम का, और मैं उसके अंदर स्टोर करा लेता हूँ उसे sc डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर मैंने एंटर करवाया इससे व्हाट इज योर एज। जब व्हाट इज योर एज प्रिंट करा दिया तो अब हम फटाफट से करवा लेते हैं इनपुट int age इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पर हमने सारा इनपुट ले लिया। अब हम फटाफट से अपना वोटिंग का लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक हमारा सिंपल है। हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ सिटीजन इक्वल टू यस। ठीक है, ऑल कैपिटल्स यस। यहाँ पर इसे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करी तो ये चेक करेगा सिंपल तरीके से कि क्या सिटीजन आपका यस डाला है या नहीं, मतलब कि उसने लिखा है कि नहीं कि हाँ सिटीजन हूँ या नहीं। अगर सिटीजन है तो हम चेक करेंगे फिर अंदर आकर के उसकी एज को। तो हम कहेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज 18 साल के बराबर या फिर उससे बड़ा है तो फिर हम यहाँ पर फाइनली अपना डिसीजन सुना देंगे उसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, भाई साहब आप जो वोट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यू कैन वोट, सिंपल सी बात है, समझ गए, सेमीकोलन। अगर ये एज वाला क्राइटेरिया भी फेल कर जाता है तो एक एल्स ब्लॉक यहाँ पर होना चाहिए जो ये प्रिंट करा दे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात समझ में आ गई। हाँ, अब दूसरी बात, एक और केस हैंडल करना हमें, वो क्या कि अगर सिटीजन यस नहीं होता है, यस नहीं होता है मतलब कुछ और होगा, नो होगा, तो उस केस में सिटीजन ही नहीं है तो भी तो वो वोट नहीं कर सकता है। तो वो हम यहाँ पे आउटर एल्स से संभाल लेंगे। तो अब हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
और हम फिर यहाँ पर कह देंगे यू कैन नॉट वोट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, बढ़िया। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था, सबसे बेसिक प्रोग्राम था ये वोटिंग लॉजिक का, जहां पर हमने 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर वोटिंग एलिजिबिलिटी निकाली है। पहला सिटीजनशिप, दूसरा एज पे। ठीक है, कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम? सबसे पहले चेक करेगा सिटीजन हो या नहीं। अगर आपने यस डाला है तो ये मान लेगा कि आप सिटीजन हो, तो फिर वो जाएगा और थोड़ी मेहनत करेगा आपकी एज को वेरीफाई करने का। अगर आपकी एज वेरीफाई हो जाती है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है तो आपको वोट करने देगा, अदरवाइज कहेगा कि भैया आप वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वरना अगर सिटीजन ही नहीं हो तो यहाँ पर ये कहेगा कि आप वोट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मैसेजेस को और अच्छा करते हैं ताकि हम समझ सके कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे यू कैन वोट एज यू आर अ सिटीजन, यू आर एन एडल्ट सिटीजन, क्योंकि आप एक एडल्ट सिटीजन। आप वोट कर सकते हो क्योंकि आप एक एडल्ट सिटीजन। ये मैं सिंपल सी बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि वो सिटीजन भी है और एडल्ट भी है। और यहां पर मैंने लिख दिया यू कैन नॉट वोट एज यू आर अ माइनर सिटीजन, क्योंकि आप एक माइनर सिटीजन हो। अभी आपकी एज नहीं हुई, मैं मान रहा हूं कि आप सिटीजन हो लेकिन आप माइनर हो। और मैं फाइनली लास्ट में लिखता हूं जो कि सिटीजन ही नहीं है, तो वहां पर वो वोट क्यों नहीं कर सकता? यू कैन नॉट वोट एज यू आर नॉट अ सिटीजन, क्योंकि आप सिटीजन ही नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अच्छा सा प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज भी कर देते हैं, तो sc.close और हमारा प्रोग्राम हो गया है, बढ़िया। अब हम चलते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आती। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, आर यू अ सिटीजन पूछता है, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया यस मैं सिटीजन हूँ। मुझसे मेरी एज पूछी जाती है, मैंने कहा 21। ठीक है, तो कह रहा है यू कैन नॉट वोट एज यू आर नॉट अ सिटीजन। आप वोट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप सिटीजन नहीं हो। तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने यहाँ पर सिटीजन में यस डाला है, ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्या मामला हो गया? यहाँ पर कुछ तो चक्कर हो गया, ऐसा क्यों कह रहा है? प्रोग्राम में अब आ गई हमारे लॉजिकल एरर। तो अब लॉजिकल एरर को ढूंढते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इस नेक्स्ट लाइन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि जहां तक याद आ रहा है नेक्स्ट लाइन में बैकस्लैश n को भी कैरेक्टर में ले लिया जाता है और वो यस नहीं यस बैकस्लैश n आ रहा होगा। तो बजाय नेक्स्ट लाइन के सिर्फ नेक्स्ट को यूज करता हूं ताकि सिर्फ सिंगल वर्ड तक ले सकूं। तो मैंने इससे कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस और मैंने अपनी एज 21 डाली, तो भी कह रहा है यू कैन नॉट वोट एज यू आर नॉट अ सिटीजन। अब क्या मामला हो सकता है देखते हैं, लॉजिक को खंगालते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एरर पता चल गई है। एरर बड़ी सिंपल सी तो नहीं थी, बल्कि ये एरर नहीं, अजीब सा बिहेवियर कहा जाएगा जावा का, क्योंकि जो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड्स होते हैं वो लास्ट में जो स्ट्रिंग तो लेते ही लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो डेलीमीटर बैकस्लैश n आ जाता है जो हमको यूजुअली दिखता नहीं है बट वो स्ट्रिंग का पार्ट होता है, वो उसे भी रीड कर ले रहे थे। तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो मैंने एरर तो नहीं सही कहेंगे बट यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया। लॉजिक बस ये चेंज कर दिया कि मैंने सिर्फ ये चेक करने की कि सिटीजन इज इक्वल टू यस, ये चेक कर रहा हूँ कि सिटीजन जो स्ट्रिंग है उसका .0 यानी उसका सबसे पहला कैरेक्टर वो y है या नहीं। तो ऐसे में वो बाद वाली चीजें अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ पहला कैरेक्टर ही चेक होगा। तो इस केस में ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पे इनपुट लेते वक्त भी यहाँ पर कह दिया है कि सिर्फ y और n में बात करना और ज्यादा इससे ज्यादा कुछ मत कहना, सिर्फ y डालो या तो n डालो। ठीक है, और ये यहाँ पर सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि उसका .0 यानी सबसे पहला कैरेक्टर y है, तो मतलब उसने यस डाला है, अगर n है तो नो डाला और उस केस में वो वोट नहीं कर सकता। तो मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया, इसने कहा आर यू अ सिटीजन, मैंने कैपिटल Y डाला, और उसके बाद मेरी एज पूछता है, मैंने 21 डाला। और अब यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो रहा है कि दैट यू कैन वोट एज यू आर एन एडल्ट सिटीजन। आप वोट कर सकते हो क्योंकि आप एक एडल्ट सिटीजन हो, मतलब दोनों चीजों की वैलिडिटी दे रहा है। आप एडल्ट भी हो यानी आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड आप सिटीजन भी हो। ठीक है, समझ गए। कुछ और ट्राई करते हैं। मेन मेथड को कॉल लगाई, इस बार मैंने कह दिया सिटीजन में n और एज में डाल दिया 21। तो कह रहा है यू कैन नॉट वोट एज यू आर नॉट अ सिटीजन। आप वोट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप सिटीजन ही नहीं हो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तीसरा क्या केस हो सकता था कि हम सिटीजन तो हो सकते हैं, यानी सिटीजन शुड बी वाई, हम सिटीजन तो हो सकते हैं लेकिन हमारी एज जो है वो कम हो सकती। तो हम कहेंगे 18। तो कह रहा है यू कैन वोट एज यू आर एन एडल्ट सिटीजन, सॉरी मैंने 18 डाल दिया, 18 से छोटा डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा सिटीजन हो, हाँ है,
और मेरी एज 17 साल है, मैं वोट करना चाहता हूँ, तो कह रहा है यू कैन नॉट वोट एज यू आर अ माइनर सिटीजन। आप वोट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक माइनर सिटीजन हो, छोटे सिटीजन हो, अभी एडल्ट नहीं हुए हो, तो आप वोट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी सी लॉजिकल एरर आई, हमने अपने जो भी एक्सपर्टीज़ थी, जो भी हमको आता था, उसके हिसाब से हमने डायग्नोज कर लिया, ढूंढ लिया कि दिक्कत क्या थी। और लॉजिकल एरर के साथ यही दिक्कत होती है कि उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नेस्टेड इफ एल्स के बारे में समझ लिया, 2 प्रोग्राम्स कर लिए। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा आसान था, चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। यहाँ पर बेसिक प्रोग्राम तो यही होगा इफ एल्स का। थोड़े से एडवांस प्रोग्राम पे जाएंगे तो आपका जो पहला प्रोग्राम मैंने कराया वो थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम हो जाएगा इफ एल्स के मामले से। अगर वो ज़्यादा ना भी समझ में आया तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने टफ थोड़ा सा उस लेवल के क्वेश्चंस पूछना अभी फिलहाल क्लास 9th के लेवल पे मुश्किल ही होगा। लेकिन फिर भी अगर समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन था नेस्टेड इफ एल्स का। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा हायरार्की भी हो सकती है, 3 बार नेस्टेड इफ एल्स भी हो सकता है, तो वो चीज़ उसका एग्जाम्पल वही था। तो आज के लेक्चर में हमने पूरी तरह से नेस्टेड इफ एल्स खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं स्विच केसेस के बारे में। और स्विच केसेस के बारे में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, तो काफ़ी मल्टीपल लेक्चर्स में उसमें बात होने वाली है, 2 या 3। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।